आज मैं जा रहा हूँ बताने इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट, हीट इवॉल्व इन कंडक्टर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं, किसी कंडक्टर में अगर हम चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो बैटरी द्वारा चार्ज फ्लो करने में एनर्जी दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है। तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन या तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा या हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम किसी कंडक्टर को करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर फ्लो करा रहे हैं, तो अगर वो कंडक्टर कोई मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहा है और कोई केमिकल वर्क भी नहीं हो रहा है, तो हीट एनर्जी उस कंडक्टर से ज़रूर इवॉल्व होगी। उस कंडक्टर में जो वर्क डन होगा तो वो वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। आइए हम देखते हैं इसको। ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और ये जिसके दोनों सिरों में ये एक पॉइंट A और ये वाला पॉइंट मान लीजिए B है। जब हम A से B के तरफ मान लीजिए हम इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। अब जो चार्ज हम फ्लो कर रहे हैं, ये चार्ज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो चार्ज या इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जब कंडक्टर के अंदर या इस रेजिस्टेंस के अंदर जब वो जाएगा तो रेजिस्टेंस विद्युत धारा के प्रवाह में यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट उत्पन्न करता है। तो चार्ज को बहने से ये रोकेगा, इसके बहने का ये अपोज करेगा, रेजिस्टेंस चार्ज के बहने का या करंट के फ्लो होने का ये अपोज करेगा। मगर उस चार्ज को एनर्जी दी जाती है बैटरी से, बैटरी से उसको एनर्जी दी जा रही है। तो जब इसको बैटरी से एनर्जी दी जाती है, मान लीजिए इसको हमने दे दिया प्लस और माइनस, जब इसको बैटरी से जब एनर्जी दी जा रही है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो होगा तो करंट ऐसे बहेगी, करंट ऐसे बहेगी। तो जब इसके अंदर जब ये अपने अंदर से बहने वाले चार्ज का अपोज करेगा, अपने अंदर से बहने वाले करंट का जब अपोज करेगा, तो उसके अपोज को ख़त्म करने के लिए, उसके अपोज से फाइट करने के लिए ये जो बैटरी है, ये बैटरी इसको एनर्जी देगी। तो जब बैटरी इसको एनर्जी देगी और चार्ज इसके अंदर इसके अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट जब चार्ज फ्लो होगा तो वर्क होगा। यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है तो वर्क होगा, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, इसके अपोजिशन के अगेंस्ट चार्ज फ्लो हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये। मगर बैटरी उस चार्ज को करंट सब एनर्जी सप्लाई करता है और बैटरी की एनर्जी को लेकर के ये इसके अंदर जो है फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज इसके अंदर फ्लो होता है
तो वर्क डन होगा। इसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चार्ज फ्लो हो रहा है तो वर्क डन होगा। और मान लीजिए इसके सिरों के बीच पोटेंशियल V है, मान लीजिए इसके सिरों के बीच पोटेंशियल V है और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल में फ़र्क होता है। जब हम इस कंडक्टर से बैटरी को जोड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे, तो बैटरी जितना वोल्ट बताएगा वो बैटरी का EMF कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब हम इस बैटरी से इस कंडक्टर को जब हम जोड़ देंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज डाउन होगा, तो इसके सिरों के बीच उस वक्त जो पोटेंशियल होगा उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो E जो होता है ये E, V is always less than E और E is always greater than V। ये EMF बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उससे बड़ा होता है। मान लीजिए ये 13 वोल्ट है इसका EMF। इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद जब हम इस रेजिस्टेंस को, कंडक्टर्स को बैटरी से जोड़ देंगे तो इसका पोटेंशियल गिर जाएगा। इसका पोटेंशियल हो जाएगा मान लीजिए 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। तो A और B के बीच जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज वो मान लीजिए V है। तो V टर्मिनल वोल्टेज है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि A से B तक 1 कूलम का चार्ज के फ्लो कराने में, 1 कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क डन होगा वही V कहलाता है। ये दो टर्मिनल मान लीजिए A और B हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है इन दोनों के बीच, तो इसका मतलब ये हुआ कि A से B तक 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया वर्क डन वो पोटेंशियल कहलाता है V। तो मान लीजिए अगर ये बैटरी, मान लीजिए अगर ये V अगर 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम का चार्ज लेकर के जाने में 12 जूल का वर्क होगा। तो V जो है ये W ही है, वर्क ही है। ये फर्क सिर्फ इतना है कि 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो कराने में जो वर्क है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे V, और 1 कूलम से ज़्यादा का चार्ज फ्लो कराने में, मान लीजिए Q कूलम का चार्ज फ्लो कराने में वर्क डन W, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराने में वर्क डन V, 2 कूलम का चार्ज फ्लो कराने में वर्क डन 2V, 3 कूलम का चार्ज फ्लो कराने में वर्क डन 3V। तो Q कूलम का चार्ज फ्लो कराने में वर्क डन QV, और यही जो QV वर्क डन हो गया, तो W = QV। 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराने में जो वर्क होता है वो V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q कूलम का चार्ज को फ्लो कराने में टोटल वर्क डन W = Q × V ये होता है। तो अब इसके बीच पोटेंशियल V, तो यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम का चार्ज ले जाने में कितना वर्क होगा? V। 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में वर्क V होगा। तो अब मान लीजिए कुल Q कूलम का चार्ज अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो वर्क कितना होगा? तो इफ W जूल वर्क इज डन, इफ W जूल वर्क इज डन, if W joule work is done by flowing Q coulomb charge, by flowing Q coulomb charge, by flowing Q coulomb charge in a conductor,
इन ए कंडक्टर इन विच पोटेंशियल डिफरेंस ए टू टर्मिनल इज V, पोटेंशियल डिफरेंस इन टू टर्मिनल या बिटवीन टू टर्मिनल इज V। तो V क्या होता है? V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, क्यू कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में वर्क डन मान लीजिए W, तो 1 कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में, तो 1 कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में अभी मैंने बताया जो वर्क डन होता है उसी को V कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये V हो जाएगा, इसको कहेंगे V। तो V इक्वल टू, तो W इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, W इक्वल टू QV जूल। मतलब Q कूलम के 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो और टोटल Q कूलम का चार्ज अगर हम फ्लो करा रहे हैं Q कूलम का चार्ज, तो Q कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने में, ले जाने में कुल कितना वर्क डन होगा? W इक्वल टू QV। 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में V, तो Q कूलम के चार्ज के ले जाने में कुल वर्क डन QV। तो ये इतना जूल वर्क हुआ यहाँ से यहाँ लेकर के जाने में। अब ये जो, अब देखिए यहाँ पर अब देखिए इसमें Q, ये चार्ज मान लीजिए Q टाइम तक हम फ्लो करा रहे हैं, चार्ज जो इसमें फ्लो करा रहे हैं वो Q टाइम तक मान लीजिए हम फ्लो करा रहे हैं। तो हम ये जानते हैं Q इक्वल टू Q, I इक्वल टू क्या होता है? यहाँ देखिए I जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT। अब Q की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें। Q चार्ज को T सेकेंड तक फ्लो कराया जा रहा है, और Q चार्ज के फ्लो होने से जो करंट डेवलप हो रही है वो मान लीजिए I है। तो Q इक्वल टू IT, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा, Q की जगह IT लिखेंगे और V, या W इक्वल टू VIT जूल। ये इतना वर्क होगा। मतलब कि अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, T सेकेंड तक फ्लो हो रहा है, और इस कंडक्टर के सिरों के बीच पोटेंशियल V है, तो T टाइम तक करंट फ्लो कराने में कितना वर्क डन होगा? W वर्क डन होगा। तो अब ये जो W है वर्क डन, अब ये वर्क डन जो हो रहा है, या तो ये वर्क डन मैकेनिकल वर्क करेगा या तो केमिकल वर्क करेगा। और अगर मैकेनिकल और केमिकल वर्क अगर नहीं कर रहा है तो ये हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा, हीट बाहर निकालेगा ये। तो और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है, और इसके सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस V है। बैटरी से जोड़ने के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो जाएगा। अब करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऐसे फ्लो होगा। तो अब चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले करके जाने में बैटरी द्वारा ऊर्जा खर्च होती है। बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में। तो चार्ज जब इसके अंदर फ्लो होगा रेजिस्टेंस के अंदर, तो वो रेजिस्टेंस रुकावट उत्पन्न करेगा, अपोज करेगा। तो उस अपोज के अगेंस्ट
चार्ज रेजिस्टेंस में फ्लो होगा तो वर्क डन होगा। चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स, किसी फोर्स के अगेंस्ट उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये अपोज कर रहा है इसका रेजिस्टेंस, तो इसके अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। तो अब ये जो वर्क हो रहा है इसी वर्क का हमको कैलकुलेशन करना है। लेट डब्ल्यू बी वर्क इन क्यू कूलम चार्ज फ्रॉम वन इनटू अनदर इंट एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाने में या यहाँ से लेकर के इस पूरे सर्किट में क्यू कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में मान लीजिए वर्क डन डब्ल्यू हो रहा है। तो पोटेंशियल की दो सिरों के बीच पोटेंशियल इसका v है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है v इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाने में किया गया काम वो v कहलाता है। तो मान लीजिए क्यू कूलम को चार्ज को फ्लो कराने में वर्क डन W, तो एक कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में W/Q ये V हो जाएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये V हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट होगी जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट, तो इसको हम वोल्ट लिखेंगे, इतना वोल्ट, इतना वोल्ट हुआ। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू QV। यहाँ तक पिछले इसमें हो गया था वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट, W इक्वल टू QV। तो अब ये जो W इक्वल टू QV, अब Q के बारे में हमें पता है कि Q इक्वल टू IT होता है, तो W इक्वल टू IT इंटू V और W इक्वल टू VIT। तो ये वर्क होगा, ठीक, ये वर्क होगा ये। अब V की भी वैल्यू रख दें, V इक्वल टू IR होता है, तो W इक्वल टू हो जाएगा V की जगह IR इंटू IT। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, तो V की जगह IR रख दिया हमने, IR और I इंटू T, तो W इक्वल टू हो जाएगा I²R T। ये वर्क डन होगा। I करंट को एक ऐसे कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस R है T टाइम तक फ्लो कराया जा रहा है, तो कुल वर्क डन W जूल होगा, W जूल वर्क डन होगा, I²RT। तो अब ये जो वर्क डन है ये करंट रेजिस्टेंस के टर्म में है, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में है। तो अब इसके बाद देखिए ये एक वर्क डन ये आया है Q और V के टर्म में, एक वर्क डन आपका ये आया है I और R के टर्म में। अब V इक्वल टू देखिए V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। अब I को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो W इक्वल टू हो जाएगा I² का मतलब V/R, I की जगह V/R और उसका स्क्वायर RT, तो W इक्वल टू हो जाएगा V²/R² इंटू RT। ये R से ये एक R कैंसिल हो जाएगा, R² है, इस R से ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो अब W इक्वल टू V²/RT। अब एक वर्क डन ये हो गया फार्मूला वर्क डन का, इक्वेशन नंबर 3 है ये, V²R/T, V²R/T।
तो अब कुल वर्क डन के कितने फार्मूले हो गए देखिए। यहाँ से वर्क डन का एक फार्मूला हो गया W इक्वल टू ये W इक्वल टू VIT और W का दूसरा फार्मूला ये V और I के टर्म में है। इसका दूसरा फार्मूला I स्क्वायर RT और इसका तीसरा फार्मूला W इक्वल टू V स्क्वायर अपन RT। ये वर्क डन के 3 फार्मूले हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म में है, ये करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में है। तो ये वर्क हुआ टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा, कितना ये वर्क करेगा। या तो द वर्क डन measure the electrical energy, the work done measures the electrical energy which is supplied by external source. Work done measure the electrical energy which is supplied by external source. और यहाँ जो एक्सटर्नल सोर्स है ये आपकी बैटरी है। तो जो यहाँ वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ स्टोर हो रही है, जितना यहाँ वर्क हो रहा है, वो उस एनर्जी को कौन सप्लाई कर रहा है? ये एक्सटर्नल सोर्स माने ये बैटरी सप्लाई कर रही है। तो ये रहा। और यहाँ पर ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, ये टाइम है, और ये रेजिस्टेंस है। ये अब हमने ये देखा कि वर्क डन के कितने फार्मूले मिले हमको। W इज इक्वल टू VIT और ये इक्वल टू I स्क्वायर RT और ये इक्वल टू V स्क्वायर अपन RT। वर्क डन के इतने फार्मूले हमको, वर्क डन इक्वल टू VIT या I स्क्वायर RT या V स्क्वायर अपन RT। ये अब देखिए, अगर इस कंडक्टर के अंदर V वोल्ट की बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया, रेजिस्टेंस R है, करंट मान लीजिए I फ्लो हो रहा है और T सेकेंड तक बह रहा है करंट, तो कितना वर्क डन हो गए? ये V और I के टर्म में है, T तो सब में रहेगा, ये I और R के टर्म में है, ये V और R के टर्म में है। अब यही जो वर्क डन जो हो रहा है, अब ये वर्क डन या तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जैसे मान लीजिए आपका मोटर है, पंखा है, गीजर है, ये वॉशिंग मशीन है, तो इसमें जो कंडक्टर के सिरों के बीच जो वर्क होता है, करंट के फ्लो कराने से कंडक्टर में जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन इन केसेस में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फ़ैन आपका चलता है, वॉशिंग मशीन आपकी चल रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। या आपका फ्रिज है,
या आपकी इलेक्ट्रिक से चलने वाली कोई भी जो है मशीन हो, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और वर्क डन अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब आप अपनी इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं हो रहा है, केमिकल एनर्जी भी नहीं हो रहा है, तो अवश्य जो है वो जो वर्क डन है, जो एनर्जी खर्च हुई है, वो एनर्जी इवाल्व होगी हीट एनर्जी की शक्ल में। तो अब ये रेजिस्टेंस अगर आर है, इसमें मैकेनिकल वर्क और केमिकल वर्क अगर नहीं हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस कितनी हीट एनर्जी इवाल्व करेगा, कितनी हीट इसके अंदर से निकलेगी बाहर, उसको हम लोग इस सिंबल H से लिखेंगे, हीट इवाल्व। हीट इवाल्व। और हीट की जो एनर्जी होती है कैलोरी होती है। कैलोरी ये सारी हीट की जो यूनिट होती है ये कैलोरी होती है ये। तो अब हीट की एनर्जी जो है कैलोरी होती है, तो आप जूल को कैलोरी में आप चेंज करेंगे, ठीक। तो इसकी यूनिट जो होती है कैलोरी होती है, ठीक। और नियर अबाउट 4.2 कैलोरी का 4.2 जूल, 4.2 जूल ये होता है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी होता है। 4.2 जूल 1 कैलोरी के इक्वल होता है। तो 1 जूल कितने कितने के बराबर होगा, 1 जूल हो जाएगा 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। मतलब जूल को कैलोरी में अगर आपको चेंज करना है तो 4.2 से डिवाइड करेंगे। जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई। जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 से डिवाइड करना है, ये बात याद रखें आप। तो अब देखिए यहाँ पर इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है। इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखिए V अप्लाई किया गया है। तो अब यही जो वर्क डन है, ये वर्क डन, यही वर्क डन या वर्क एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में। तो इसी को हम अब यही कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। तो हीट एनर्जी H इक्वल टू VIT या H इक्वल टू I²RT या H इक्वल टू V²/RT, ठीक। यही वर्क एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फार्मूला यही रहेगा, ये W की जगह H हो जाएगा जो हीट इवाल्व कर रहा है, ठीक। और ये सब जूल में है, जूल में ये सब जूल में है, ये जूल में है। अब इसको आपको चेंज करना है कैलोरी में। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो हीट इवाल्व, हीट एनर्जी इवाल्व इक्वल टू H इक्वल टू VIT/4.2। अब ये कैलोरी में चेंज हो गया। H इक्वल टू I²RT, इसको भी 4.2 से डिवाइड करिए, कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। और इसको भी V²/RT/4.2, अब ये भी हो जाएगा कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। तब 4.2 आप यहाँ इसको जो लिख लीजिए, 4.2 यहाँ कर लीजिए, कन्वर्ट हो गया ये। तो ये कैलोरी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये जो हीट एनर्जी है ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1,
इससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। नंबर 1 देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट कर दें, ठीक, रेजिस्टेंस और टाइम को अगर हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए R को कांस्टेंट कर दीजिए और T को कांस्टेंट कर दीजिए। इफ R and T are constant, remains constant, R and T remains constant, कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, तो हीट एनर्जी इवाल्व ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्या मतलब हुआ ये? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और इसमें R को हम कांस्टेंट कर रहे हैं और टाइम को कांस्टेंट कर रहे हैं। देखिए ये इसका भी R और इसका भी R मान लीजिए सेम है। जितने टाइम तक के लिए आप इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं उतने ही टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो R दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया सेम और टाइम भी दोनों के लिए सेम हो गया। तो अब जितनी अब हीट एनर्जी जो है, ये हीट कितनी इन्वॉल्व होगी, ये प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों में बहने वाले करंट के स्क्वायर के। ठीक, अब इसमें मान लीजिए अगर इसमें करंट हम जो फ्लो करा रहे हैं I, इसमें मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है, तो अब इसमें जो करंट अगर ज़्यादा अगर जो फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसमें हम 2I करंट हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक, जितना करंट हम इसमें फ्लो करा रहे हैं उसका डबल करंट हम इसमें फ्लो करा रहे हैं, तो इसकी जो हीट एनर्जी होगी डबल होगी। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको हम 1 एम्पियर कर देते हैं। इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं 2 एम्पियर। ठीक, तो कितना हमने इसको करंट हमने कितना इसमें बढ़ा दिया, डबल कर दिया, दूना कर दिया। तो हीट एनर्जी जो होगी वो करंट का स्क्वायर, हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल करंट के स्क्वायर के, तो इसको हमने दूना कर दिया, तो जो इसके अंदर जो हीट इवाल्व होगी वो 2 टू जा 4 टाइम होगी। इसमें जो हीट एनर्जी मान लीजिए H इवाल्व हो रही है, तो इसमें जो हीट एनर्जी इवाल्व होगी वो 4H होगी, 4H होगी। जितनी इसमें एनर्जी इवाल्व हो रही है हीट एनर्जी, उसका 4 गुना इसमें इवाल्व होगी। अगर हम इसको 10 कर दें, अगर ये मान लीजिए 10 है, ठीक, और इसको अगर हम 20 कर दें, डबल कर दें, तो इसमें जितना करंट हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसका 4 टाइम्स इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक, तो ये H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के। आइए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये भी R है और ये भी R है। टाइम T तक फ्लो करा रहे हैं, इसमें भी टाइम T तक फ्लो करा रहे हैं। ठीक, मगर इसमें जो हम करंट जो हम फ्लो करा रहे हैं, इसमें हम मान लीजिए करंट फ्लो करा रहे हैं 10 एम्पियर, ठीक, और इसमें हम करंट मान लीजिए फ्लो करा रहे हैं 100 एम्पियर। तो इसमें हम 10 टाइम ज़्यादा करंट फ्लो करा रहे हैं। द करंट फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टेंस इज 10 टाइम मोर देन द करंट फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टेंस। तो 10 गुना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो हीट एनर्जी 10 का स्क्वायर मीन 100 टाइम्स इसमें हीट एनर्जी इवाल्व होगी। इसकी हीट एनर्जी जो है 100 टाइम होगी इससे। तो ये हीट एनर्जी और करंट का ये रिलेशन रहा।
अब इसके बाद आइए और कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है इससे देखते हैं। इसमें देखिए, इफ़ आई एंड आर रिमेन कांस्टेंट, हम आई को कांस्टेंट कर दें, यहाँ देखिए आई और आर दोनों को हम कांस्टेंट कर दें, तो अब यहाँ देखिए ये आई कांस्टेंट और आर कांस्टेंट, आई कांस्टेंट करंट और ये रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट, 4.2 तो कांस्टेंट है ही, तो ये इतना पार्ट ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एस प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। जितना ज़्यादा टाइम के लिए उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे उतने ही ज़्यादा वो हीट इवाल्व करेगा, हीट एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इवाल्व होगी। तो इफ आई एंड आर रिमेन कांस्टेंट, then H proportional T। ठीक, ये R को भी कांस्टेंट और I को भी कांस्टेंट, मतलब ये दो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये और दूसरा ये भी R है और ये भी R है। करंट इसमें भी आई फ्लो हो रहा है, करंट इसमें भी आई फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट आई फ्लो हो रहा है। तो अब हीट एनर्जी कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसमें ज़्यादा टाइम तक करंट आप फ्लो करा रहे हैं। तो इसमें अगर आप जो है 10 मिनट करंट फ्लो करा रहे हैं और इसमें 20 मिनट करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इसमें हीट एनर्जी इसमें ज़्यादा रिलीज होगी, इसमें हीट एनर्जी कम रिलीज होगी। तो अगर आई और आर कांस्टेंट है तो अब इसके बाद देखिए तीसरा क्या हमको मिल रहा है, करंट और टाइम को हम कांस्टेंट करते हैं, करंट को और टाइम को कांस्टेंट करते हैं। इफ करंट आई एंड टाइम टी कांस्टेंट, तो अब इसको कांस्टेंट कर दीजिए, इसको तो एच प्रोपोर्शनल आर के, एच प्रोपोर्शनल आर। क्या मतलब हुआ इसका, आई और टी देखिए ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। करंट को आप सेम कर दीजिए, मान लीजिए इसमें आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई फ्लो हो रहा है, और ये टी टाइम तक फ्लो हो रहा है और ये भी टी सेकंड तक फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम करंट सेम टाइम तक फ्लो करा रहे हैं। तो अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट इवाल्व करेगा, हीट एनर्जी वो ज़्यादा इवाल्व करेगा। ये मान लीजिए 100 ओम है और ये 150 ओम है, 150 ओम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो हीट ज़्यादा इवाल्व करेगा, तो ये हीट ज़्यादा इवाल्व करेगा, ये हीट कम इवाल्व करेगा। इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये ज़्यादा हीट इवाल्व करेगा, ये कम हीट इवाल्व करेगा। तो आई और टी को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो एच हीट इवाल्व एच प्रोपोर्शनल आर के होता है। तो अब ये जो 3 लॉ जो दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनको हम जूल्स हीट प्रोड्यूसिंग लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल्स हीट प्रोड्यूसिंग लॉ। यहाँ हम लिख दे रहे हैं जूल्स हीट प्रोड्यूसिंग लॉ, इसको हम जूल्स हीट प्रोड्यूसिंग लॉ कहते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये भी हम खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर,
पावर P, इसको P से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे पावर क्या होता है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर को देखते हैं। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक आदमी कोई काम आधा घंटा में कर रहा है और कोई दूसरा आदमी उस काम को 20 मिनट में कर ले रहा है। एक आदमी 30 मिनट में कर रहा है, एक आदमी उसी काम को 20 मिनट में कर रहा है। तो दोनों का वर्क डन सेम हुआ, दोनों का जो वर्क डन है वो तो सेम हुआ, मगर जो कम टाइम में वर्क कर रहा है उसका पावर ज़्यादा होगा और जो ज़्यादा टाइम लगा रहा है काम करने में उसका पावर कम होगा। तो यूनिट टाइम में जो वर्क डन होता है उसी को हम पावर कहते हैं या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अब मान लीजिए अगर टी टाइम में, टी सेकेंड में W हो रहा है वर्क, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में W/T। तो यही रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया, 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में किए गए वर्क को पावर कहते हैं। तो पावर P = हो जाएगा W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड जो है यही वाट होता है। वाट मतलब ये हुआ कि अगर 1 जूल वर्क अगर 1 सेकेंड में हो रहा है, 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में हो रहा है, तो उसे हम 1 वाट कहेंगे। 1 वाट, 1 सेकेंड में कोई मशीन 1 जूल वर्क कर रही है तो उसको हम 1 वाट कहेंगे। आपके घर में मान लीजिए CFL है, CFL अगर 7 वाट का है, 7 वाट का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकेंड में 7 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। आपके घर का मोटर अगर 700 वाट का है या 1000 वाट का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकेंड में 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। 1 सेकेंड में 1000 जूल, अगर वो 1000 वाट का है तो ठीक। फैन आपका 100 वाट का है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, आ जाइए इलेक्ट्रिक पावर में। तो इलेक्ट्रिक पावर में जो वर्क डन है उसमें टाइम से आप डिवाइड कर दें तो वो वाट, वो पावर हो जाएगा। तो वर्क डन के जितने भी फार्मूले हमारे पास थे हम उसको आइए यहाँ लिख लेते हैं। वर्क डन का एक फार्मूला था W = VIT, दूसरा फार्मूला था W = I²RT, और इसका तीसरा फार्मूला था W = V²/RT। ये अच्छा, यही हीट इवाल्व भी है। अगर ये कोई और वर्क नहीं कर रहा है मैकेनिकल या केमिकल, तो ये हीट इवाल्व करेगा। ये कंडक्टर जिसमें आप I करंट दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल V T टाइम तक के लिए फ्लो करा रहे हैं, रेजिस्टेंस उसका R है,
तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा ये। तो अब पावर कितना हो जाएगा, पावर P इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो W/T। तो यहाँ अगर W की जगह VIT लिख रहे हैं आप और अपॉन T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, इस T से ये T कैंसिल, क्या आ गया, ये आ गया VI। तो पावर P इक्वल टू VI, एक तो ये हो गया वाट। दूसरा आप देखिए, पावर P इक्वल टू W/T। अब W की जगह I²RT लिख दीजिए आप, और अपॉन T, तो इस T से ये T कैंसिल आउट, आ गया I²R। तो पावर P इक्वल टू I²R वाट। और तीसरा देखिए, अगर हम W को वर्क का ये वाला फार्मूला ले रहे हैं T/R, और इसमें आप T से डिवाइड कर दीजिए, तो ये P हो जाएगा, T से T कैंसिल, और ये आ जाएगा V²/R। तो P इक्वल टू V²/R। ये पावर के ये 3 फार्मूले मिल गए आपके। पावर P इक्वल टू VI, तो यहाँ सबको यहाँ पर कंसाइज कर लें। तो पावर P इक्वल टू क्या आ गया, पहला आ गया VI, दूसरा क्या हो गया I²R, ठीक, I²R, और तीसरा क्या आ गया V²/R, V²/R जूल। ये जूल आप लिख लीजिए, कितना जूल आया। तो अब इससे वाट से बड़ी इकाई यूनिट किलोवाट, मेगावाट, ठीक। तो द बिगर यूनिट ऑफ वाट क्या है, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, और 1 मेगावाट मेगा, तो 1 मेगावाट, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू, अब इसमें 3 जीरो और इंक्रीज कर जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ वाट, और ये हो जाएगा 3 जीरो इसमें और जुड़ जाएगा, तो 10⁻6 वाट। और इसके बाद हॉर्स पावर बड़ी कॉमन यूनिट है, मोटर्स वगैरह जो आते हैं हॉर्स पावर में आते हैं। तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट का एक हॉर्स पावर होता है। और ये जो यूनिट होती है हॉर्स पावर, ये बहुत प्रचलित यूनिट है, ये बहुत ही प्रचलित यूनिट है ये हॉर्स पावर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल यूनिट घर में जो कमर्शियल यूनिट है बिजली की, वो वाट ही होती है। और तो हॉर्स पावर इज नॉट यूज्ड विथ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, बट इट इज एसोसिएटेड with the power of electric generator and other
sophisticated machine in powerhouse. It is also associated with the power of different vehicles, cars, scooters, trains, aeroplanes, motors. ये इनके जो पावर्स होते हैं वो आमतौर से जनरली एसपी में आते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक लैंप है, प्रेस है, गीजर है, हीटर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और फ्यूज़ क्या होता है और प्लग पॉइंट क्या होता है, एक्सटेंशन बोर्ड क्या होता है, मेन स्विच क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में भी हम बताएंगे कि उसका कनेक्शन कैसे होता है। डोमेस्टिक वायरिंग का कनेक्शन बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इसका दूसरा पार्ट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।